औरत को ही औरत के जिस्म का हक नहीं दिया जाता। शी कैन नॉट डिसाइड व्हेन टू गेट प्रेग्नेंट। उसको ये नहीं हक दिया जाता कि उसने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे करने हैं। हकूक उनके अपने जिस्म से शुरू होते हैं, और जब तक उन्हें अपने जिस्म की ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, दे कैन नॉट प्रोसीड इन द अदर फील्ड्स। एंड ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, कि जी औरत शायद बेराह रवी का हक मांग रही है। जेर दस्ती होने की बात नहीं है। बात यह है कि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मेरे में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, आप में एक्स वाई क्रोमोसोम है। औरतों का कहना था कि हमें मर्द के बराबर का इंसान समझा जाए। बेसिकली ये इंसान होने की जिद्दोजहद है, और हम्म। वो उसकी शॉर्ट कमीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आज तक कोई बात उन मर्दों के मुतालिक नहीं करता जो उसे एक्सप्लॉइट करने आए, जिसने जिसने जिन्होंने उसे दाना डाला, जिन्होंने उसे उस राह पे खींचा, फ्लर्ट करने की या बेवफाई की राह पे। सिर्फ ये बात हुई कि औरत बहुत बेवफा थी। सो जाल बिछाने वाले का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो परिंदा फंस गया उसका जिक्र उसको। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक और एपिसोड सही शेख के साथ। और आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी से। और शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कंसल्टेंट, गायनकोलॉजिस्ट। मुल्क में इस वक्त नहीं है, बाहर रहती हैं, लेकिन एक बड़ा अरसा अपने मुल्क में सर्व किया। और अच्छी बात यह है कि इस मेडिसिन के साथ फिजियोलॉजी में भी बड़ी दिलचस्पी है इनकी, और हम इनसे बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती रही इस पूरे वक्त में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इट्स बिन अ प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना और थोड़ा सा तारुफ करा दें मेरे लिए और देखने वालों के लिए। आपने बता ही दिया, डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, और कुछ सालों से लिख रही हूँ मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पे, फेमिनिज्म पे, पोइट्री भी, फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी, तीनों जॉनरास यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये अक्सर देखा गया डॉक्टर्स चूंकि बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, और बड़ा मैं ये कहूँ कि ड्राई सा है, लेकिन इस पे अदब के साथ और इन चीज़ों के साथ जुड़े रहना, हाउ डू यू डू इट? डॉक्टर शफीकुर रहमान को भूल रहे हैं आप। और फिर शेखौफ भी जो है वो भी डॉक्टर था। तो ऐसा नहीं है कि साइंस जो है वो आप में अगर आर्ट या लिटरेचर की कोई भी आपकी है हिस्स मौजूद है तो उसको खत्म कर दे। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि शायद डॉक्टर्स को ज्यादा शगफ होता है आर्ट से, किसी न किसी तरीके से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप का जो है ना, इनिशियली आपकी स्टार्ट तो रावलपिंडी से, आपने यहीं से पढ़ा, पाकिस्तान से पढ़ा कुछ अरसा, 17-18 साल आपने पाकिस्तान में सर्व किया। देही और शहरी इलाकों में दोनों जगहों पे काम करने का मौका मिला। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप रही, और उसके बाद आप चली गई मुल्क से बाहर, जहां आपको इस वक्त मेरे ख्याल से 16 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और बहुत सारी ऐसी, आपका प्रोफाइल देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बता नहीं सकता क्योंकि सारा प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपका प्रोफाइल डिस्कस करने में लग जाएगा। लेकिन द थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, कि ये थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि एक आपने कॉन्सेप्ट दिया था गायनी फेमिनिज्म पे। ये जी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फेमिनिज्म? क्या था ये आपका कॉन्सेप्ट? फेमिनिज्म देखिए, ऑब्वियसली बेसिकली तो ये खवातीन के राइट से रिलेट करता है, और इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। पॉलिटिकल फेमिनिज्म है और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है। तो बेसिकली मेरी फील्ड है ही औरतों की, और उसमें बेतहाशा ऐसे मकाम आते हैं जहां जाके सबके पर जलते हैं। हम्म। यानी औरत को ही औरत के जिस्म का हक नहीं दिया जाता। शी कैन नॉट डिसाइड व्हेन टू गेट प्रेग्नेंट। उसको ये नहीं हक दिया जाता कि उसने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे करने हैं। फिर अपने जिस्म के मुतालिक बात हमारी सोसाइटी में बेतहाशा टैबूज हैं कि आप
माहवारी का नाम भी ना लें, और आप वर्जिनिटी से भी बेतहाशा कंसर्न्ड हैं, और अगर आपको कोई भी ऐसी यानी गायनोकोलॉजिकल मर्ज हो जाए तो आप उसे पोशीदा मकामात का नाम देते हैं। तो गायनी में काम करते करते, और कुछ ये है कि तबीयत इस तरफ माइल भी थी खवातीन के हकूक की तरफ, तो फिर बस दोनों का आपस में संगम हो गया कि बेसिकली औरतों के हकूक उनके अपने जिस्म से शुरू होते हैं, और जब तक उन्हें अपने जिस्म की ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, दे कैन नॉट प्रोसीड इन द अदर फील्ड्स। एंड ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, कि जी औरत शायद बेराह रवी का हक मांग रही है कि जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ चाहे जाके सो जाए, जो कि मगरिब में भी ऐसा नहीं होता। लोग मगरिब की वो औरत को ऐसा समझते तो हैं, मगर ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज कंसेंसुअल, और वो भी एक हद और तरीके के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक तो ये है कि बदलने की कोशिश की कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट रेप वुमेन, यू कैन नॉट टच, यू डोंट हैव राइट अपॉन द बॉडी ऑफ द वुमन। ठीक है। और मगरिब में मेरे इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था। फ्रांस की फेमिनिस्ट हैं हेलेन सिस्को, जिन्होंने 70s और 80s में ये बात की कि औरतों को अपनी बॉडीज के मतलब बात करनी चाहिए। गो कि शी वाज नॉट गायनोकोलॉजिस्ट, बट आई थिंक शी वाज टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेरा जिस मेरी मर्जी। मैंने उसे मजीद उसे क्या कहते हैं, चैनलाइज कर दिया या फॉर्मलाइज कर दिया, और मैंने उसे औरत के जिस्म की जो फिजिकलिटी है, जो हकीकत है, उससे जोड़ दिया। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, अ, इसे आप क्या समझती हैं कि आपकी इस सोच से और आपकी इस इंटरप्रिटेशन से अ, हमारे सोसाइटी के लोग कितना एक्सेप्टेंस है इस सोच पे? मेरा ख्याल है इसके लिए आपको कुछ साल मुड़ के देखना पड़ेगा। मैंने 2021, आज से 5 साल पहले मैंने माहवारी पे लिखना शुरू किया। हम्म। और शुरू शुरू में जब मैंने माहवारी का नाम खुलेआम लिया और मेरे ब्लॉग्स हम सब पे छपना शुरू हुए, तो लोगों को बहुत एतराज हुआ कि भाई ये क्या हर वक्त माहवारी 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 करती रहती हैं, और औरतों की माहवारी हर वक्त चल रही है, और ये वो। तो उस पे बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिला। हम्म। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि शायद कुछ लोग इसको परसू ना करते, लेकिन मैं अगर मुझे कोई एक ठीक बात पे रोकने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं उसमें थोड़ी सी मेरा जिद का अंसर आ जाता है कि अच्छा तुम अब रोकोगे तो चलो मैं फिर और करूंगी। तो उसमें फिर मैंने बहुत सी ऐसी चीजें की जो बहुत दिलचस्प थी, शायद आप उन्हें पढ़ना पसंद करें, जैसे काश फैज साहब को माहवारी आती, अच्छा। और इस तरह के, और गालिब की बेगम की माहवारी कैसी थी। हम्म। तो मैंने ये लिख के ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि माहवारी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वुमेन। माहवारी जिंदगी का आगाज है, हम्म। जिंदगी की नमू है। कि अगर माहवारी ही नहीं होगी तो आप सब नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। हम्म। माहवारी इज द बेसिस ऑफ द लाइफ। ठीक है। तो ठीक। और उस पे फिर मैंने इतना लिखा कि आखिर पे में वो एक किताब बन गई, और उस किताब को मैंने नाम दिया जिंदगी से डरते हो। अच्छा। तो उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। यानी क्रिटिसिज्म के बावजूद, वो होता है ना कि एक ग्रो क्रिटिसिज्म पे आ जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को ऐसा ऐसा रियलाइज हुआ, स्पेशली वो मर्द हजरात जो जिन्हें घर की खवातीन को कोई ना कोई प्रॉब्लम था, और उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन या काउंसलिंग नहीं की जाती, तो वो उसी गू में रह जाते हैं कि ये था क्या। मुझे पढ़ने के बाद उन साहिबान को अपने सवालों के जवाब मिले, और उन्होंने बकायदा फिर मेरी वॉल पे शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से हमें औरत को समझने में, अपने घर की बेटियों बहनों को समझने में मदद मिल रही है।
फिर मेरा इसी तरह सेकंड वेंचर जो था माहवारी के बाद, वो वजाइना था। क्योंकि हमारे यहाँ वजाइना पे भी उसको ऐसे समझा जाता है कि ये तो कोई ऐसी जगह है कि तौबा तौबा, नाम लें तो आपके जबान ही जल जानी चाहिए। हालांकि मैंने इस पे फिर लिखा कि वजाइना ना हो तो लड़की का क्या करें। एंड दिस इज फैक्ट कि आप खुद सोचें कि अगर किसी एक घर में एक ऐसी लड़की पैदा हो जाए जिसकी वजाइना ना हो, तो पूरा घर जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाता है, और उस वक्त अब्बा ही लेके दौड़ रहा होता है कि इसको चेक करें, ये मेरी बेटी का क्या मसला है। सो वजाइना से ही आप सब, मतलब आप सब क्या, हम सब उसी से पैदा हुए हैं। एंड दिस इज अ फर्स्ट जर्नी विच एवरी वन डज, और इसी से वो दुनिया में आता है। और कदीम मिस्र में वजाइना को की टू लाइफ कहा गया है। और दिस इज वेरी मच बेस्ड ऑन रियलिटी। लेकिन हमारे यहाँ वही है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं, उनको टैबू समझ के समझा जाता है कि इस पे बात नहीं करनी चाहिए, इसको कालीन के नीचे दफन कर देना चाहिए। और उन चीजों की वजह से औरत की जिंदगी मिजरेबल है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती। जब बात समझ में नहीं आती तो आप उस चीज को का फॉलो अप कैसे करेंगे? फॉलो अप नहीं करेंगे तो बस वो या औरत मर जाएगी या उन तकालीफ में मुब्तला रहेगी, और वो किसी को कह नहीं सकेगी, वो नाम भी नहीं ले सकती, वो शर्माती रहती है, वो उसके पास अल्फाज भी नहीं है, वो उन अल्फाज को भी लोडेड समझती है। तो मैंने कम से कम ये किया कि मैंने वजाइना वर्ड को, क्योंकि मेरा ख्याल यह था कि इसका जो मुतरादिफ है, जिसे उर्दू में इंदाम नहानी कहा जाता है या महबल कहा जाता है, वो भी हमारी ज़बान के वर्ड्स नहीं हैं। और हमारी ज़बान में जो लोकल लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स हैं वो इस कदर लोडेड हैं विद द शेम कि उनको आप यूज नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट देन टू यूज वर्ड वजाइना? हम वैसे भी तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैमरा, पंखा, कंप्यूटर, हर चीज अंग्रेजी में ही यूज करते हैं। तो वजाइना पे फिर मैंने इसी तरह बहुत लिखा, उसको भी मैंने इतना लिखा कि उसकी भी एक किताब बन गई। अच्छा। और उसमें भी लोगों को यानी ऐसा ऐसा पता चला कि व्हाट आई एम राइटिंग। क्योंकि इनिशियली कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मैं शायद इससे प्लेजर लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेकिन मेरे लिखने के बाद उन्हें पता चला कि मैं तो अपनी फील्ड में काम ही यही करती हूँ। हम्म, मुझे अगर प्लेजर वगैरह कुछ हो तो मेरे लिए वहां पे मरीजों की कमी नहीं है। गो के एक डॉक्टर की आंख में वो प्लेजर वाली हिस्स नहीं होती। आई एम ट्राइंग टू हेल्प वुमेन डायरेक्टली एंड मेन इनडायरेक्टली। हम्म। तो वजाइना की हर एस्पेक्ट पे मैंने लिखा, तो उस पे उस किताब का नाम आया वी वखरी किताब, एंड उसको भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई। फिर उसके बाद लोगों ने फिर मुझसे बकायदा तकाजा करना शुरू किया कि अब आप इस पे मजीद लिखें, क्योंकि गायनी का सब्जेक्ट एंड बहुत से अंदरूनी पोशीदा मामलात, वो उर्दू और आसान उर्दू में लिख देना और हर चीज को ट्रांसलेट करना, कि जो कि मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी पढ़ के कहते हैं कि हमें बात अब समझ में आई है। क्योंकि जाहिर है हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं और लोग अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल अंग्रेजी को आप उर्दू में ऐसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरा कहा ये है, या मैं ये समझती हूँ कि आपको लिखना ऐसे चाहिए कि अगर आपको कोई चौथी पांचवी में पढ़ती बच्ची भी पढ़े तो हम्म, उसको भी समझ आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम्म, ठीक है, मसाना क्या है, रेक्टम क्या है, बच्चेदानी क्या है, वजाइना क्या है, और उसको भी यानी आई डोंट नो यू हैव रेड मी और नॉट, लेकिन मैंने उसे खुश्क मजमून बना के पेश नहीं किया, उसको मैंने समाजी तड़का लगाया है। ठीक है। समाजी तड़का, और प्लस उसमें मैंने शामिल की है आप बीती। यानी बहुत सारी चीजें मैंने अपनी बताई हैं कि जब मुझे माहवारी आई तो क्या हुआ, जब मेरी अम्मा को माहवारी आई मैंने अम्मा तक को नहीं छोड़ा, उनसे भी हम्म, पूछ लिया कि आपको माहवारी किस उम्र में आई थी। और मैं हकीकत में अप, अब ये बातें अपने बचपन में करती थी। हम्म, और मेरी अम्मी बहुत हैरानी से मुझे देखती थी, और
कहती थी कि मेरी बाकी बेटियां इस तरह की बातें नहीं करती, और या और लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती, क्योंकि अम्मी और बेटी में बहुत गैप होता है। और अगर अम्मी बताएंगी भी तो बेटी को उसकी माहवारी का बताएंगी, लेकिन किसी बच्ची का अपनी माँ से ये कहाँ से पूछ लेना पूछना। कि आपको माहवारी कब आई थी और आपने हम्म। क्या किया था, और आप ये बताएं कि आपने खानदानी मंसूबा बंदी के क्यों नहीं इस्तेमाल किया और आपने 7 बच्चे क्यों पैदा कर लिए। इट वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल। और ये सोचें कि मैं आज से 50 साल पहले की हाँ। बात कर रही हूँ, कि मैं 50 साल पहले अपने घर में ऐसी बातें करती थी। तो फिर तीसरी किताब जो है वो मेरी अब आ रही है, अगले महीने तक आ जाएगी, दैट इज अबाउट डिलीवरी। हम्म। और उसका नाम भी बहुत ही डिफरेंट है, उसका नाम है दूफी दूफी दूफी। बिकॉज मैं गल्फ में रहती हूँ, तो गल्फ में पुश 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 को दूफी दूफी कहा जाता है। हम्म। और चौथी किताब जो है वो प्रेगनेंसी पे है, और उसका नाम है रहम पे रहम। अच्छा। गुड। तो जी, रहम पे रहम। और ये 4 किताबें ये हैं जो हैं, इनके मुतालिक मेरा दावा है कि इन 4 किताबों को अगर कोई पढ़ ले तो वो एक छोटा मोटा डॉक्टर तो है, अच्छा। पढ़ के समझ भी तो ले उसको। हाँ, समझ भी ले डॉक्टर साहब और आपकी। वो हम सॉरी सॉरी, जी मैं ये पूछना चाह रहा जी था कि जी आपकी किताबें और उसका ऑडियंस आपको लगता है कि बड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन लुकिंग एट पाकिस्तान कल्चर और हमारा ज़्यादातर तो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, क्या ये बातें वहाँ तक पहुँचती हैं आपकी, या बस आपकी स्पेसिफिक फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही बस पब्लिश होती हैं? अभी मैंने शुरू फेसबुक से नहीं किया था, मैंने शुरू हम सब से लिखना शुरू किया था। हम सब ठीक जो है। एक डिजिटल वेबसाइट है, उसके बाद फिर मैं DW तक पहुंची, जर्मनी की है, और फिर हम न्यूज पे भी लिखा और डॉन पे भी लिखा। तो सो मैं इन सारी वेबसाइट्स पे लिख चुकी हूँ। और फिर बाद में मैंने यानी हम फेसबुक पे भी मैं सारा कुछ नहीं लिखती, आई जस्ट गिव द सम पैराग्राफ्स और सारा कुछ। और जो आपका ये है ऑडियंस वाला, तो मैं आपको हाल ही का किस्सा सुना देती हूँ कि मेरी अभी फिक्शन की किताब की लॉन्च थी पाकिस्तान में, लाहौर में बुक फेयर पे। और ये पहली दफा थी कि शायद मैं ऑडियंस के या अवाम के सामने आ रही थी, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ। तो मुझे, आप सोचें, रहीम यार खान से एक बच्ची मिलने आई, अच्छा। जिसने कहा कि मैंने इतना लंबा सफर जो है वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए किया है। फिर मुझे पिंडी से एक कपल, एक छोटा सा बच्चा उठा के, उनका कुछ महीनों का बच्चा था, वो मिलने आए। और उन्होंने कहा कि हम आपसे डेस्परेटली मिलना चाहते थे, क्योंकि हमने ये प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो है वो आपके सर पे गुजारी है। फिर मुझसे मिलने मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, मरी और इतनी जगहों के लोग आए, जिन्होंने कहा कि हमने ये ट्रैवल आपके लिए किया है, वी अच्छा। वॉन्टेड टू मीट यू। हम्म। उससे पहले कराची बुक फेयर में मैं जा चुकी थी, जिसमें एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी, वो हैदराबाद से आए, और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को कैंसर है, और उसने आज मुझे जबरदस्ती कराची भेजा है कि आप जाएं और ऑटोग्राफ वाली बुक लेकर आए। तो आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी कि मैं जिन लोगों के लिए काम करना चाहती थी, ये मैसेज वहां मीडियम तक तो मेरा पहुंच रहा हो। अंग्रेजी है। जी हाँ। जी, मीडियम तो मेरा अंग्रेजी है, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ बाहर के इन मुल्कों और अस्पतालों में। लेकिन मैं जिनके लिए जो काम उर्दू में करना चाहती थी, वो पहुंचने में मुझे 7 साल तो लगे, क्योंकि हम्म। मैंने 2019 में लिखना शुरू किया था। लेकिन 7 साल में अगर मैं गिलगित स्कर्दू तक, और बकायदा कमेंट्स होते हैं 4-4 5-5 सौ मेरी वॉल पे, जिसपे मुख्तलिफ कॉलेज की प्रिंसिपल्स और मुख्तलिफ साहिबान, मैं साहिबान हम्म। का जिक्र इसलिए खास तौर पे करना चाहती हूँ कि दैट गिव्स मी अ लाइट, कि अगर मर्द हजरात इन टैबू मौजूआत को इतनी दिलचस्पी से पढ़ के और मुझे ये बताते हैं कि हमें एक बेहतर मर्द बनने में आपने मदद की है, हमारे सामने औरत की जिंदगी का ये पहलू या ये रुख ओझल था, और हम नहीं महसूस कर सकते थे कि ये कैसा है। सो मैं समझती हूँ कि मेरा कष्ट पूरा हुआ। जी हाँ, बिग सक्सेस बिग सक्सेस।
अच्छा डॉक्टर साहब, अदब, तनकीद और औरत का किरदार पे कुछ बात कर लेते हैं। ये उर्दू अदब में औरत का किरदार अक्सर मजलूम क्यों दिखाया गया है? इसलिए कि मर्द लिखते हैं। अच्छा, इसलिए कि मर्द लिखते हैं। आप आप देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले इस पे एक रिसर्च की है, और उसके बाद फिर मैंने उस वो मेरी किताब भी आ गई है, तानीसी मुसल्लस। हम्म। मैंने देखने की कोशिश की कि जितने भी नॉवेलिस्ट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो औरत का कैरेक्टर बनाते कैसे हैं, या वो ठीक है। औरत को क्या दिखाते हैं, और क्या वो औरत की रूह तक पहुंच पाते हैं। सही। इस सिलसिले में मैंने 3 नॉवेल सेलेक्ट किए। इस्मत हम्म। चुगताई का टेढ़ी लकीर बहुत मशहूर था, वो सेलेक्ट किया। राजा गिद्ध बहुत मशहूर था, बानो कुद्सिया का। और जिल्लतों के असीर अनवर सन रॉय का, एक मर्द और 2 औरतें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी कि इस्मत चुगताई का नॉवल जो टेढ़ी लकीर है, जिसमें वो औरत को बोल्ड दिखाती हैं, वो हमारे यहाँ उसको नापसंद किया गया, और कहा गया कि ये फुहश नॉवलों के जुमरे में आता है, और उसमें लड़कियां लेस्बियंस हैं, या जो कुछ बहुत बहुत कुछ इस तरह का मैटर है। जो टेढ़ी लकीर है, जिसमें बानो कुद्सिया ने औरत को बेचारा दिखाया और कुछ जगहों पे मजलूम दिखाया, स्पेशली कम पढ़ी लिखी औरत को, और पढ़ी लिखी औरत को दिखाया, कंडेम किया, और ये दिखाया कि वो, यानी उसके साथ बहुत बुरा होता है, बिकॉज वो आजाद है, या वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है। तो उसे लोगों ने ज्यादा अप्रूवल दी, बिकॉज द पेट्रियार्की सोसाइटी मॉडर्न औरत को कंडेम होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि पेट्रियार्कल जो मर्द है, वो औरत को उस वक्त ही पसंद करता है जब तक वो ओबीडियंट रहे। सो ओबीडियंट औरत, चाहे वो उस ओबीडियंस के पर्दे में जो भी हो, लेकिन उसे ना बोलने वाली औरत, और ओबीडियंट अताज शार औरत। अताज शारी का हमारे वैसे भी कल्चर हम्म। में बहुत जोर है कि औरत को अताज शार होना चाहिए, उसे वो पसंद करते हैं। हालांकि राजा गिद्ध में बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आपको किताब मिल सकती है। तीसरा जो जिल्लतों के असीर है, वो ऑटोबायोग्राफिकल तो नहीं, एक शायरा की जिंदगी पे वो है, सारा शुगुफ्ता की जिंदगी पे, और जिसमें सोसाइटी में ये इम्प्रेशन है कि सारा शुगुफ्ता जो है वो बहुत करप्ट औरत थी, या दूसरे लफ्जों में आवारा औरत थी, कि 3 या 4 हस्बैंड्स किए, और इधर से भागी और उधर से भागी। लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो 3 4 जो हस्बैंड्स किए, या शादी की, उन मर्दों ने उसका क्या हश्र किया, या जो उसका फाइनल फेट था, सुसाइड, उसमें उन मर्दों का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो यानी मैंने एक किस्म की डिसेक्शन करने की कोशिश की है, एट एवरी लेयर। फिर इंटरनेशनल लिटरेचर की तरफ चलें तो मादाम बुवारी है, जो बहुत ही मशहूर नावल है, और जिसमें मादाम बुवारी को भी उसी खाने में रखा जाता है कि शी वाज लाइक अ वुमन हु वाज लाइक सम सॉर्ट ऑफ, अब ये लफ्ज कहना मजबूरी है, कि आवारा थी, और फ्लर्ट करने की आदी थी, और ये और वो। लेकिन उसमें सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है कि उसको अपनी शादी पसंद नहीं आई। अच्छा, फिर मैंने ये सवाल पसंद आया सवाल उठाया कि अगर उसको अपनी पसंद का मर्द मिल जाता, तो क्या ये सब कुछ वो करती? हम्म। नहीं। तो उसका जो हस्बैंड, जो उसको किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा, जो बहुत गंवार है, जो रंडवा है, जो इल मैनर्ड है, जो लड़की के बाप तक को पसंद नहीं आया शादी करने के लिए, यानी वो उसे देखने गया तो उसने कहा, मैं ऐसे नहीं, ये बहुत ही गंवार है। उस गंवार को उसने अपनी इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई स्मार्ट, इंतहाई इंटेलेक्चुअल बेटी इसलिए दे दी कि उसकी शादी पे कम खर्च आएगा। और अब वो जो इंटेलेक्चुअल लड़की
बड़ी हुई है अपने इंटेलेक्ट के साथ, वो अपने हस्बैंड के साथ गांव में जाके रहती है, और वो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर वही बात कि उस पे डोरे डालने के लिए 3-4 मर्द आ जाते हैं, जो कि समझते हैं कि ये तो इतनी खूबसूरत औरत इस मर्द के साथ बंधी हुई है, और हम्म। वो उसकी शॉर्ट कमीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आज तक कोई बात उन मर्दों के मुतालिक नहीं करता जो उसे एक्सप्लॉइट करने आए, जिसने जिसने जिन्होंने उसे दाना डाला, जिन्होंने उसे उस राह पे खींचा, फ्लर्ट करने की या बेवफाई की राह पे। सिर्फ ये बात हुई कि औरत बहुत बेवफा थी। सो जाल बिछाने वाले का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो परिंदा फंस गया उसका उसको जिक्र है। फिर ऊपर से दबा के जूते मारे गए। तो मैंने फिर ये काम भी किया है, ये सारा काम मेरा तनकीद का काम जो है ये साथ साथ पब्लिश हो रहा है। और हाल ही में मेरी अफसानों की किताब आई है, नॉवेल भी है उसमें। और बेसिकली मैं औरत के गिर्द ही घूमती हूँ। और क्योंकि वही जैसे आपने बात की कि कैरेक्टर्स के कैसे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, सो आई ट्राई कि ओके, मेरा ख्याल ये है कि मुझसे बेहतर औरत को कोई नहीं जान सकता, बिकॉज मैं खुद औरत हूँ, और औरत भी जो औरत की इंडिपेंडेंस पे और एम्पावरमेंट पे बहुत यकीन रखती है। ठीक है डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मर्द के रवैयों की बात हम कर रहे हैं, हमारे स्पेसिफिक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये बाहर भी ऐसा ही है या कुछ फर्क है? देखिए, पेट्रियार्कल सिस्टम जो है वो तो दुनिया भर में है। ठीक है, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए मदाम बवारी को ही देख लें, लेडी हम्म। चैटरले देख लें, ये सारे नॉवेल उस जमाने में लिखे गए। और यूरोप में कुछ अर्सा पहले तो औरतों को बेतहाशा कत्ल किया गया, मारा गया, उन्हें जादूगरनी विच डिक्लेयर किया जाता था। और वो क्या कहते हैं कि आग में फेंका जाता था कि बच गई तो विच है तब भी मार देंगे, और ना बची तो चलो मासूम है लेकिन मर जाए, यानी चत भी मेरी और पट भी। तो हम्म। औरतों के साथ बेतहाशा मजालिम हैं। उन्हें राइट टू वोट नहीं था, वो तो खैर एक बहुत ही बात की बात है। लेकिन उनको जनरल जो वो है पेट्रार्की, वो चाहती ये है कि पावर इम्बैलेंस करते हुए औरत हमेशा पोजीशन में रहे। जिस तरह जन जरते जमीन का हम्म। फॉर्मूला हमारे यहाँ है, तो बाहर भी यही है कि आपकी पोजीशन में यानी अरब कल्चर को देख लें तो वहां भी लौंडियां और ये सारा कल्चर जो है वो मिलता था। इंडो पाक में देख लें तो वहां भी लौंडियां थीं। और वेस्ट में चले जाएं तो वहां भी औरत जो है वो मतलब उसकी कोई से नहीं थी। लेकिन हुआ ये है कि वेस्ट में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चली और औरतों ने जो इस पे काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ी। और जो औरतों का कहना था उसको डिनाई बहुत हद तक नहीं किया गया। यानी कुछ डिनाई किया गया, कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया। और जो औरतों का कहना था कि हमें मर्द के बराबर का इंसान समझा जाए, बेसिकली ये इंसान होने की जिद्दोजहद है। ये ठीक किसी है। के बालादस्ती और किसी की जेर दस्ती होने की बात नहीं है। बात ये है कि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मेरे में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, आप में एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के फर्क से हम क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जा सकते हैं कि एक्स वाई इज सुपीरियर टू एक्स एक्स, जबकि रेस्ट एवरीथिंग इज इज इक्वल एंड कंपैटिबल। और तो वेस्ट में इससे बहुत काम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि रिवायती माशरा है और रिसर्च और नई चीजें जरा कम कम एक्सेप्ट होती हैं, तो जाहिर है बहुत देर लगेगी अभी वहां तक पहुंचने में जहां तक वो पहुंचे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप काम करती हैं, माँ भी हैं और एक खातून भी हैं, तो ये कैसे आपको लगता है तवाज़ुन कैसे करती हैं काम और घरदारी और चीज़ों में? कैसा देखा है आपने इसको? मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं अपनी बत्ती दोनों तरफ से जलाती हूँ। और ज्यादातर औरतें हम्म। अपनी बत्ती दोनों तरफ से जलाती हैं, हम्म। क्योंकि दे डू मल्टीटास्किंग। हम्म। क्योंकि बात ये है कि
जो रवायती रोल हैं, उन रवायती रोल से तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आप अगर शादी करते हैं और आपने बीवी बन गई हैं तो एक रोल वो भी है, माँ बन गए हैं तो वो तो आपकी फिजिकल एनाटॉमी से ही अटैच्ड है, और बहुत यानी उसके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद अगर आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है तो दैट इज़ एक्स्ट्रा। व्हाइल मैं ये कहती हूँ कि मर्द की ज़िंदगी बहुत आसान है, बिकॉज़ ही इज़ एंटाइटल्ड। ये एंटाइटलमेंट जो है ना, कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपने शाम को निकलना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इवन जब लड़के ग्रो अप कर जाते हैं तब भी वो माँ बाप से बड़ी लिबर्टी ले लेते हैं और पूछे बगैर इधर उधर घूमते रहते हैं। और भी बहुत सी ऐसे बातें हैं जिसमें माशरा मर्द को उस नजर से नहीं देखता जिस नजर से औरत को देखता है। तो वो जो एंटाइटलमेंट है ना मर्द की, वो ही बहुत बड़ी है हमसे। और हम उस एंटाइटलमेंट को गेन करने के लिए, यानी पढ़ना है तो इजाज़त चाहिए, नौकरी करनी है तो इजाज़त चाहिए, ये करना है तो इजाज़त चाहिए। वो जो इजाज़तों वाला फंदा है ना, वो आपको बहुत सारे लेवल्स पे आपको अफ़ेक्ट करता है, और आपको उसके लिए भी एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहरहाल अब औरत होते हुए ये सब कुछ हिस्से में आ गया है, तो उससे करके दिखा रहे हैं कि भैया देख लें, हम ये भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते, लेकिन बात यह है कि ये सेशन हमारी जूम का जो है वो टाइम सेंसिटिव है, और स्क्रीन पे कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपसे एक और सेशन करेंगे किसी वक्त, आप ज़रूर, के पास श्योर। जब भी वक्त हुआ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बिफोर वी लीव आप कुछ अपनी जैसी खवातीन या ऐसी खवातीन जो इस स्पेसिफिक सोसाइटी और कल्चर में रह रहे हैं, और स्पेशली यंग बच्चे, क्योंकि मेरा चैनल यंग बच्चों के लिए है, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, और वो समझते हैं कि शायद मैं अगर इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो बहुत आसानी से पहुंच गई हूँ और मुझे रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसा नहीं होता। हर जगह पे औरत कहीं भी हो, उसे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, और हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो आप वो कीमत चुकाए बगैर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या अपनी एम्पावरमेंट जो है उस तक नहीं पहुंच सकते। तो जवान जो यंग जो जवान बच्चे और बच्चियां हैं, उनको ये यही है कि एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को जगह दें, और जो कुछ करना चाहता है उसको उसके लिए कोशिश करनी है। और अगर उसके लिए मुज़ाहमत का रास्ता, मुज़ाहमत ये नहीं है कि आप घर से भाग जाएं। बाज़ लोग समझते हैं कि मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को घर से भागने का रास्ता दिखा रही हूँ। नहीं, मज़ाहमत आप अपने अब्बा के सामने बैठ के उनसे कह सकती हैं कि आइए हम बात करते हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती। सो हम दोनों इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने भाइयों के सामने बैठ के बता सकती हैं कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आप क्या चाहती हैं, और आप ज़िंदगी में वैसे ही दौड़ना चाहती हैं जैसे वो दौड़ रहे हैं। सो आपको उसका मौका मिलना चाहिए। सो लोगों को डायलॉग का रास्ता, बेसिक पॉइंट ये है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे। और बातें इतनी जी, इंटरेस्टिंग हैं ज़रूर। आपकी, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी इंफॉर्मेटिव हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सेशन आपकी पूरी पर्सपेक्टिव को कवर कर सकता है। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में मुलाकात हो। ओके, थैंक यू। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।